अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुज़म्मिल मलिक फ्रॉम तबानी ज़ीक अकेडमी। आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन सेशन देखेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर का, जो कि प्रीवियस के अंदर आपके पास F5 का पेपर था। इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर इंशाल्लाह मैं अपनी प्रोफाइल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी हम पेपर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे कि पेपर में कौन कौन से एरियाज है जो कि एग्जामिन होंगे, और हम बेसिकली पेपर को किस तरीके से आगे की तरफ लेके चलेंगे ताकि हमें पेपर को पास आउट करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास जो कोड है बेसिकली पेपर का, वो बेसिकली है PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। हो सकता है आपने इससे पहले जो है वो बेसिकली कोई ना कोई स्पेसिफिक जो है वो स्किल मॉड्यूल का पेपर दिया हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका स्किल मॉड्यूल का फर्स्ट पेपर हो। तो पेपर का इंट्रोडक्शन और पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि FD के मुकाबले में फाइनेंशियल डिप्लोमा या FBT, FMA और FFA के मुकाबले में ये वाला पेपर जो है, इसका पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले मैं अपनी प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैं अभी फ़िलहाल जो है वो करंटली तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में एज अ फैकल्टी मेंबर काम कर रहा हूँ, और तबानी ई अकेडमी के अंदर जो है वो बेसिकली आप लोगों के साथ PM का पेपर जो है वो मैं शेयर करूँगा। उसके अलावा डिफरेंट ALPs के अंदर अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर्स के अंदर पिछले 10 साल से टीचिंग का एक्सपीरियंस है मेरा। दो स्पेसिफिक एरियाज है, दो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है जहाँ में मैंने ऑलरेडी टीच किया हुआ है। एक एरिया जो है वो बेसिकली आपके पास ECC का है, और दूसरा एरिया सिमा का। सिमा जो है वो बेसिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग के ऊपर ज़्यादा बेस करता है, और ये पेपर भी आप लोगों को आइडिया होगा कि बेसिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग के ऊपर बेस करेगा। तो इंशाल्लाह इस पेपर को ज़्यादा डीपली देखेंगे, और होपफुली पेपर को कंप्लीट करने के बाद, इंशाल्लाह कोर्स को कंप्लीट करने के बाद होपफुली आप लोगों का पेपर पास आउट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं बेसिकली कि मेरे पास कौन कौन से पेपर्स हैं जो कि मैं करंटली टीच कर रहा हूं, तो वो सारे के सारे पेपर्स जो हैं वो मैनेजरियल अकाउंटिंग से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो स्पेशलिटी एरिया है वो बेसिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग है। इसके अंदर FD का एक पेपर है जो कि MA1 का पेपर है। कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया होगा जिन्होंने फाइनेंशियल डिप्लोमा के पेपर दिए हैं, और दूसरा पेपर जो है वो MA2 से रिलेट कर रहा है। ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर बेस करता है। थर्ड पेपर जो है वो आपके पास MA का है, यानी F2 का पेपर है। सही, ये बेसिकली F5 से पहले मैनेजरियल अकाउंटिंग की बेस प्रोवाइड करता है, और वही एरिया हम आगे जाके F5 के अंदर यूज़ करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि ये एक मुश्किल वे होता है कि हम F5 के टॉपिक को F5 से उठाएं और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा बेहतर एरिया ये है कि बेसिकली हम किसी भी स्पेसिफिक एरिया को अगर F5 में देखते हैं और उसका कोई ना कोई लिंकेज जो है वो F2 से रिलेट कर रहा होता है, बीच में क्योंकि गैप आया हुआ होता है F2 और F5 के दरमियान में, तो स्टूडेंट्स को उस चीज़ के बारे में आइडिया तो होता है, लेकिन कम्प्लीटली आपका उसके ऊपर जो है वो कमांड नहीं होती। तो उससे बचने के लिए हम कोशिश ये करेंगे कि अगर कोई टॉपिक हमारे पास आगे जाके किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेट कर रहा है F2 का, तो पहले उस स्पेसिफिक टॉपिक जो कि F2 के अंदर है उसे थोड़ा बहुत कवरअप करें। कवरअप करने के बाद जो है वो फिर हम मूव करें F5 के टॉपिक की तरफ। जैसे मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जब हम मूव करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ, जो कि बेसिकली कॉस्टिंग के एरिया के अंदर F5 के पेपर के अंदर है, तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देख लें, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली ABC को आगे हेल्प आउट करती है। ABC रिफाइंड फॉर्म है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। तो आप कोशिश ये करेंगे कि पहले आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को देख लें, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ मूव करें। यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की बात करें और वहाँ पे एक एरिया आने वाला है रेलेवेंट कॉस्टिंग का, तो पहले हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल्स देखें पीछे जाके, सही, और उसको हल्का फुल्का जो है वो एक दफ़ा टच कर लें। फिर उसके बाद जो है वो F5 के एरिया की तरफ मूव करें, जो F5 में रेलेवेंट कॉस्टिंग का एरिया है। या अगर हमारे पास जो है वो बेसिकली F5 के पेपर के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंट्रोल या वेरियंसेस, तो पहले हम F2 के वेरियंसेस को हल्का फुल्का रिकॉल करें, उसके बाद फिर F5 के वेरिएंस की तरफ मूव करें। उससे जब वो लिंक क्रिएट हो जाएगा, वो ब्रिज क्रिएट हो जाएगा, तो चीज़ों को समझना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा। अच्छा जी, उसके अलावा जो चौथा पेपर है अभी मेरे पास, वो बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या F5 का पेपर। आजकल इसका कोड जो है वो बेसिकली PM, F5 का कोड काफ़ी पुराना हो चुका है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर से ही इसको रिलेट करेंगे। मल्टीपल नेशन वाइड पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट अटैम्प्ट्स के अंदर, डिफरेंट पेपर्स के अंदर अराउंड जो हमारे पास रेट्स है, चाहे वो मैं बात करूँ तबानी की स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की या अपनी बात करूँ, हमारी हिस्ट्री रही है कि बेसिकली हमने जो है वो ग्लोबल पास रेट से ज़्यादा बेहतर पास रेट जो है वो पास्ट के अंदर जनरेट की। अराउंड अगर मैं स्टूडेंट साइज़ की बात करूँ, यानी मार्केट साइज़ की बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो वो अराउंड तकरीबन कोई 6000 के करीब करीब स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट पेपर्स के। उसमें
एक बड़ा चंक जो है वो MA1 के पेपर्स MA1 के स्टूडेंट्स का है, फिर MA2 के स्टूडेंट्स का, F2 और F5 के स्टूडेंट्स का। हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वो है, हमने यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करनी है वो बेसिकली QBL टेक्निक यूज़ करनी है, जो कि क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग है। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्वेश्चन के अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई लॉजिकल पॉइंट आता है तो वो हम पहले ही उसे कवर अप कर लें ताकि पेपर में जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। हमें ये नज़र आता है कि पास्ट पेपर में अगर कोई क्वेश्चन जो है वो 2013 या 2014 के अंदर एग्जामिन हुआ है तो वो 2022 और 2023 के एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकता है। किस तरीके से आ सकता है? टेक्निक वही वाली यूज़ हो रही है, सही है, क्वेश्चन के अंदर चेंजेस है, कुछ एरियाज़ नए, कुछ एरियाज़ पुराने। तो ऐसा हमने बहुत दफ़ा देखा है कि 5 साल के बाद एक एरिया जो 5 साल पहले एग्जामिन हुआ था, यानी जिस लेवल के ऊपर एग्जामिन हुआ था 5 साल के बाद भी उसी लेवल के ऊपर एग्जामिन हो रहा है। और अक्सर आगे जाके हम ये भी देखेंगे, हमें ये फील होता है कि ये क्वेश्चन पहले पास्ट पेपर में इस लेवल के ऊपर आ चुका है, अब वो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट वे के अंदर एग्जामिन हो रहा है। और दूसरी एक छोटी सी बात यह है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पास्ट एग्जाम्स पेपर के होंगे या बेसिकली अप्रूव कंटेंट प्रोवाइडर जैसे कैपलान या BPP के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उससे एक बेहतरी ये आएगी कि आपको एग्जामिनर के माइंड को रीड करने का आइडिया हो जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा एग्जामिनर क्वेश्चन को एग्जामिन कैसे करता है, ताकि हम उसके ऊपर अपना ज़्यादा जो है वो मतलब उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तौर पे फोकस कर सकें या उस एरिया के ऊपर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कमांड बना सकें। और कमांड हमारी उसी लेवल के ऊपर बननी चाहिए जो हमारे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। अक्सर ये होता है कि हम डिफरेंट क्वेश्चंस, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करते हैं जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अगर कोई स्पेसिफिक एरिया एग्जामिन होगा तो उसके एग्जामिन होने का तरीक़ेकार क्या है। मैं इसके बारे में एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंसेस की बात करते हैं तो वेरिएंसेस के अंदर अक्सर जब वेरिएंसेस आते हैं तो वो 2 से 3 साल के बाद दोबारा रिपीट होके वही वेरिएंस और उस केस के अंदर हल्का फुल्का डिफरेंस आता है और वो दोबारा एग्जामिन हो जाता है। मैं अगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करूं तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर भी ऐसा ही है कि पहले आपका पेपर जो है वो किसी और लेवल के ऊपर जो है वो एग्जामिन हो रहा था, यानी क्वेश्चन जो है वो 4 साल पहले एक एग्जामिन हुआ और 4 साल के बाद जो क्वेश्चन एग्जामिन हो रहा है उन दोनों क्वेश्चन के अंदर हमें अच्छी खासी सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। और सबसे अच्छी बात यह कि जब आप एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा और क्वेश्चन में आपने डेटा किस तरह का पिक करना है, प्लस क्वेश्चन का साइज क्या होगा, उसमें डेटा को पिक करने का तरीक़ेकार क्या होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए और दूसरा क्वेश्चन का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको आइडिया होगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से लेना है वो वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन करें, तो वो क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग अप्रोच जो है वो अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह पेपर जो है वो हमारा ईजिली जो है वो हम अटैम्प्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह पेपर पास आउट भी हो जाएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर हम अपने एग्ज़ाम के फॉर्मेट की बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो एग्ज़ाम किस तरह जो है यानी हमारे पास जो है वो पेपर का पैटर्न क्या होगा, ज़रा उसे देख लेते हैं। द सिलेबस इज असेस्ड बाय 3 आवर्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CB कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। यहाँ पे आपके पास टोटल 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन A है, सेक्शन B है और सेक्शन C है और तीनों के जो क्वेश्चंस की टाइप है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन A की। सेक्शन A के अंदर हमारे पास होंगे 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन यानी कि OTQs। हर ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और इसके टोटल मार्क्स बन जाएंगे आपके पास 30। अगर मैं बात करता हूँ हम इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों नहीं कहते, हम इसको OTQs क्यों कहते हैं, क्योंकि लाजमी नहीं है इसके अंदर ऑप्शंस आएंगे। हो सकता है आपके पास एक बॉक्स आ जाए जिसके अंदर आपने डेटा एंट्री करनी है और वही आपका आंसर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 रिक्वायरमेंट्स को आपने मैच करना हो सकता है कि आपने एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट करना हो जो कि मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहलाता है। तो सेक्शन A में आपके पास आएंगे 15 OTQs ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन जिसके 2 मार्क्स होंगे और टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 30। ये बात अपने जहन में अभी से रखिएगा कि आपने पेपर में जाके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसके ऊपर एक तो आपका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम लगेगा, सही है, टाइम मैनेजमेंट करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा और जो मार्क्स हैं वो इजीली अवेल करके कम से कम आप अपने ब्रेक इवन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर इसके अंदर से अराउंड मेरे 30 में से 24, 22 या 26 मार्क्स मैं गेन कर लेता हूँ यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली मेरे पेपर के पास होने के चांसेस जो है, मेरे पेपर के सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद
सेक्शन ए के बाद हम सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे। सेक्शन ए के बारे में एक और बात कर लेते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सेक्शन ए के अंदर ट्रिकी हैं और वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस को ऑन होल्ड रखूं, सही है। उसके बाद पहले नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लूं, बाद में अगर सेक्शन ए या सेक्शन बी के बाद जब मुझे टाइम की फिजिबिलिटी नजर आएगी मैं वापस आऊंगा और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास आएंगे टोटल 3 एमटीक्यूज। अब ये एमटीक्यूज या मल्टी टास्क क्वेश्चंस, हम इसको मल्टी टास्क क्वेश्चंस केसेस भी कह सकते हैं, हम इसको केस बेस्ड ओटीक्यूज भी कह सकते हैं। ज़्यादा बेहतर आजकल जो यूज़ हो रहा है, जो वर्ड नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं वो केस बेस्ड ओटीक्यूज का होता है। वैसे आप इसको मल्टी टास्क क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो केस बेस्ड ओटीक्यूज आपके पास टोटल आएंगे 3। हमारे पास यहाँ पे 3 केस बेस्ड ओटीक्यूज होंगे, सही है जी। हर स्पेसिफिक ओटीक्यू के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक ओटीक्यू जब आपके पास बनेगा तो उस ओटीक्यू की केस बेस ओटीक्यू, जब आपके पास एक केस बेस ओटीक्यू बनेगा तो उस केस बेस ओटीक्यू की टोटल 5 रिक्वायरमेंट्स होंगी, हर रिक्वायरमेंट के 2 मार्क्स होंगे और एक रिक्वायरमेंट आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एक बड़ी अच्छी बात इसकी ये कि एक रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट से इस तरह रिलेट नहीं करेगी कि अगर फर्स्ट ओटीक्यू का क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ओटीक्यू से रिलेट कर रहा था और क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो केस बेस्ड ओटीक्यू का, तो पहला ओटीक्यू जो बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो अगर क्वेश्चन नंबर 16 आपका गलत हो जाता है तो वो कभी भी आपके क्वेश्चन नंबर 17 को हिट नहीं करेगा। मतलब हमें रिलेशनशिप तो नजर आएगी, लेकिन उस रिलेशनशिप की वजह से एक क्वेश्चन के गलत होने से दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कि हम ये देखा जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस्म की रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि आपने सॉल्व करनी है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरा अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरा दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह इसको आसान से तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन हो और आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट गलत है तो ऑटोमेटिकली आपका नेट प्रॉफिट भी गलत आएगा। तो ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। हर क्वेश्चन इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअली सॉल्व होगा, उसके इंडिविजुअली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 2 सेक्शंस हो गए। अच्छा, आगे जाने से पहले ये वाली बात कर लेते हैं कि जब आप बेसिकली सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे भी वही वाला मामला होगा कि आपने सेक्शन बी का क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है सेक्शन सी से। क्योंकि अगर हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले हमारे पास आ गया सेक्शन ए जिसके अंदर हमारे पास आ गए 15 ओटीक्यूज ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमने सेक्शन बी की तरफ आ गए, हमारे पास केस बेस ओटीक्यूज आ गए, हमने केस बेस ओटीक्यूज को कंप्लीट कर लिया, सही। सेकंड नंबर पे आपने केस बेस ओटीक्यूज को कंप्लीट करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा है ओटीक्यू है जिसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो आप कोशिश करेंगे कि वो रिक्वायरमेंट जो इजीली सॉल्व हो रही है उन्हें कंप्लीट करें। फिर एक आध सेक्शन सी का क्वेश्चन करने के बाद आप लोग वापस आएंगे। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन, यानी आपकी कमांड यही होगी कि पहले आपने सेक्शन ए को कंप्लीट करना है, उसके बाद सेक्शन बी को, बिल्कुल आखिर में आपने मूव करना है सेक्शन सी की तरफ। अगर मैं सेक्शन सी की तरफ जाता हूं तो सेक्शन सी के अंदर 20 मार्क्स के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स या लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं, एक स्पेसिफिक एरिया होगा आपके पास, एक लेंथी क्वेश्चन होगा, उसकी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। उसकी एक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है जो 20 मार्क्स के ऊपर बेस कर रही है, उसकी 10 रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है जो कि 2 मार्क्स के ऊपर रिलेट कर रही है। उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह भी हो सकती है कि आपके पास 4 रिक्वायरमेंट्स आए, 2 रिक्वायरमेंट जो है वो 5 मार्क्स की और एक रिक्वायरमेंट जो है वो 10 मार्क्स की, लेकिन टोटल मार्क्स जो आपके पास आएंगे वो आएंगे 20। अब ये सेक्शन ए के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से बनेंगे, सेक्शन बी के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से बनेंगे और सेक्शन सी के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से बनेंगे, इसको इंशाल्लाह हम अगली आने वाली स्लाइड के ऊपर देखते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग इसे अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करें। अच्छा, अगर हम कोर्स के हिसाब से एक बात करें तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम कोर्स के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, जैसे अगर हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर जो है वो आप मेरे साथ क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हैं, तो जब आप इनिशियल स्टेज के ऊपर, जब हम उसके ऊपर कमांड बना चुके होंगे 1 से 2 क्वेश्चंस के बाद, तो कोशिश करिएगा मेरे क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले जब आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन देखें और उसके बाद फिर उसकी सोल्यूशन देखें। उस तरह ये होगा कि आप लोग खुद से भी अपनी साइड से अटेम्प्ट करते चले जाएंगे और इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगी वो आने वाली सोल्यूशन के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो आपके पास है वो मेनली आते हैं सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ से, जो कि आपके सिलेबस एरिया के। अब सेक्शन सी क्या है?
ये डिसीजन मेकिंग से रिलेट कर रहा है। सेक्शन डी जो है वो बजटिंग, ई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट है। ये आगे जाके हम इंशाल्लाह देखेंगे भी। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपका मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली इस स्पेसिफिक सेक्शन से आएगा। इसके अलावा जो बाकी सेक्शंस आपको सिलेबस एरिया के अंदर नजर आएंगे वहाँ से कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नहीं बन सकता, CRQ नहीं बन सकता। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ CRQ की, तो हो सकता है कोई 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट जो है वो सेक्शन बी या सेक्शन ए में से आ जाए। यानी जो हमारा सिलेबस एरिया सेक्शन ए और बी, या सी से स्टार्ट हो रहा है ना, सेक्शन ए और बी के अंदर कोई एरिया है तो वो 2 या 3 मार्क्स के लिए एग्जामिन हो जाए बेसिकली CRQ के अंदर, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो आपका क्वेश्चन मेनली होगा यानी मोर देन 80 to 90% मार्क्स होंगे या मोर देन 80% मार्क्स होंगे, वो बेसिकली उन्हीं एरियाज की से रिलेट करेंगे जो एरियाज यहाँ पे मैंशनड है। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करता हूँ तो वो बेसिकली आएंगे सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ से। लेकिन ये बात याद रखिएगा, हाईली प्रोबेबल एरिया फॉर वन CRQ, एक CRQ, चाहे वो पहला CRQ या दूसरा CRQ, वो बनेगा बेसिकली सेक्शन एफ से। यानी इसके चांसेस ये प्रोबेबल है, यानी मोर देन 80% चांस है। पास्ट पेपर इस बात के ऊपर इन्फेसाइज कर रहे हैं कि पिछले 5 से 7 साल की हिस्ट्री है कि एक क्वेश्चन जो है, एक CRQ जो है वो बनेगा किसके ऊपर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर, और बाकी जो है वो CRQ बाकी एरियाज से बन सकते हैं। लेकिन हम इसको एज अ गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन जो हमारा पास्ट पेपर का 6-7 साल का जो हमारी हिस्ट्री है PM के पेपर की, वो यही बता रही है कि बेसिकली आपके पास जो एक स्पेसिफिक चैप्टर जो एग्जाम, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है जो आपका CRQ है, वो एग्जामिन होगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के सेक्शन के ऊपर। और बाकी जो OTs है, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन है या मल्टीटास्क क्वेश्चन, जिसको आप केस बेस्ड OTQs भी कहते हैं, वो सेक्शन ए, सेक्शन बी जो आपके पास है वो बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक एरिया से आ सकते हैं। इसका मतलब है सेक्शन ए के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, OTQ किसी भी एरिया से आ सकता है, केस बेस्ड OTQ भी किसी भी स्पेसिफिक एरिया से आ सकता है। लेकिन जो आपके पास CRQ बनेगा उसमें से एक CRQ हाईली प्रोबेबल है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से बनेगा, दूसरा CRQ कहाँ से आएगा वो इंशाल्लाह आगे जाके उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक और बात का आप लोगों ने ख्याल रखना, इसका मतलब ये हुआ अगर एक CRQ बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बन रहा है, तो अगर एक CRQ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर 20 मार्क्स का आ जाता तो फिर लाजमी बात है कि उसका केस बेस OTQ आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह जब कोर्स की तरफ जाएंगे, जब भी बातें करेंगे हम इंशाल्लाह। ये आपके पास आ गया बेसिकली फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम। अब पेपर की लिंकेज की बात कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा, पहले आपने एक पेपर देखा पहले आपने एक पेपर देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 का पेपर, जो आगे जाके आप लिंक कर रहा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या PM के पेपर के साथ। सही है, मैंने कोड इसलिए दिए हैं ताकि स्टूडेंट को देखने में प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी ने पुराना एरिया भी देखा हुआ है तो उसको भी कोड देखने में प्रॉब्लम ना हो। और ये वाला एरिया आगे जाके रिलेट करेगा बेसिकली परफॉर्मेंस, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, यानी P5 के पेपर से। ये बात तो आपको पता होगी कि P5 का पेपर या एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो पेपर है, वो पेपर जो आपके पास है वो ऑप्शनल है। आपके पास ऑप्शन है कि आप पेपर देना चाहें या बाकी 2 ऑप्शनल पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर लें। तो क्या मैनेजरियल अकाउंटिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाती है और इसका आगे जाके किसी भी स्पेसिफिक एरिया से रिलेशन नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर आप बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज़ का आइडिया होगा कि आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया जिसका नाम है FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर, उसके अंदर भी हम कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह की बात करते हैं, और मैनेजरियल अकाउंटिंग के बहुत सारे रूल्स वहाँ पे भी यूज़ होंगे। उसके बाद एक पेपर है आपके पास SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर का पेपर। सही, इस पेपर के अंदर भी F5 की कुछ टेक्निक्स जो है वो बेसिकली आप यूज़ करेंगे। उसके बाद एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है AFM का, इसके अंदर भी मैनेजरियल अकाउंटिंग की चीज़ें यूज़ होती हैं। वरना एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो बेसिकली एडवांस पेपर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में पूरे के पूरे F5 के रूल्स अप्लाई नहीं होती, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका एडवांस पेपर हम इसे कंसिडर करते हैं। एक बेसिकली आपके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है और दूसरा पेपर जो है वो आपके पास एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये लिंकेज आ गया आपके पास। अब हम आ जाते हैं कोर्स की आउटलाइन की तरफ। हमने वहाँ पे मल्टीपल सेक्शंस की बात की थी। हमारे पास जो है वो कोर्स के अंदर अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल सेक्शंस जो है वो तकरीबन 7 है। अगर आप बेसिकली ACC की कोर्स आउटलाइन के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे जो आपको मल्टीपल सेक्शन नज़र आएंगे वो नज़र आएंगे 6, क्योंकि ACC जो है वो बेसिकली इन दोनों को एक ही सेक्शन कंसिडर करता है, सेक्शन D और सेक्शन E को। तो यहाँ पे टोटल सेक्शन बन जाएंगे F। अब हमने बात की थी कि बेसिकली आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, आपके पास जो CRQ
यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो आपके पास है वो या तो बनेगा सेक्शन सी से यानी कि डिसीजन मेकिंग टेक्निक से, या बनेगा बजटिंग से, या बनेगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट से, या बनेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंट्रोल या परफॉर्मेंस मेजरमेंट से। बाकी एरियाज अगर एग्जामिन होंगे तो ये बात याद रखिएगा कि वो इतने एग्जामिन हो सकते हैं कि उसकी एक छोटी सी 2 से 3 मार्क्स की रिक्वायरमेंट आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारे पास एरियाज कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है। ये अगर हम बात करें तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो पहले हम एरिया देख चुके हैं थोड़ा बहुत F1 के अंदर और थोड़ा बहुत F2 के अंदर, यानी FBT के पेपर के अंदर और FMA के पेपर के अंदर, डेटा, उसके एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारे के सारे एरियाज बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जो कि आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है वो बिजनेस अब रहे नहीं है जो बेसिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग के एरियाज परफॉर्म करें पेपर के ऊपर। तो जितना भी काम होता है वो सारा का सारा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर होता है या स्प्रेडशीट्स वगैरह के ऊपर होता है। इसलिए आपके पेपर के अंदर भी बात यही है कि आपने जो स्प्रेडशीट यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है थ्योरेटिकल एरिया के अंदर, और आपने जो यूज़ करना है बेसिकली एक्सेल वो न्यूमेरिकल एरिया कंप्लीट करने के लिए करना है। उसके बारे में भी हमने अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ये हमारे पास आ गया सेक्शन ए। या तो इसका आएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, या इसका आएगा केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, या ये CRQ के अंदर एग्जामिन हो सकता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट बहुत माइनर सी होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। इसके अंदर पुरानी कुछ टेक्निक्स हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, अभी आगे जाके देख भी लेंगे हम लोग। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रही है डिसीजन मेकिंग टेक्निक। यहाँ पे डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डबल लिमिटिंग फैक्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से, रेलेवेंट कॉस्टिंग है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अगर कुछ लोग जो है वो पहले MA2 का पेपर देके आ चुके हैं तो उनको आइडिया होगा कि एक एरिया उन्होंने देखा था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, वो भी यहाँ पे एग्जामिन हो रहा है। उसके अलावा बजटिंग का एरिया है, बजटिंग अच्छी खासी आप अपने पेपर MA के अंदर देख के आ चुके हैं, F2 के पेपर के अंदर देख के आ चुके हैं, यहाँ पे उसको आगे की तरफ मूव करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बेसिक वेरिएंसेस आपने देखे, सही है, एडवांस वेरिएंस आप यहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपने MA के पेपर के अंदर पहले देखा। आपको याद होगा आपने डिविजनल परफॉर्मेंस में ROI और RI कैलकुलेट किया होगा। उसके अलावा आपने जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यूज़ किए होंगे, आपने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यूज़ किया होगा, आपने जो है वो बैलेंस स्कोर कार्ड यूज़ किया है, आपने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है, आपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है। वही एरिया है लेकिन एडवांस एरिया के अंदर, तो ये कवर अप करेंगे सेक्शन F के अंदर। बिल्कुल आखिर में एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स, यानी स्प्रेडशीट वगैरह से रिलेटेड आपकी स्किल्स वगैरह, वो ज़्यादातर इसी पूरे के पूरे कोर्स से ही रिलेट कर रहा है। ये एरिया इंशाल्लाह हम बिल्कुल आखिर में देखेंगे। जहाँ तक बात करेंगे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ये तो सिर्फ एक ही चैप्टर है, तो इसके सब चैप्टर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी इस सेक्शन के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स नहीं है तो इसको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सेक्शन G को देखने की ज़रूरत है। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब आप कोर्स आउटलाइन देखेंगे एग्जामिनर की तो वहाँ पे आपको सेक्शन A से लेकर सेक्शन F तक नजर आएगा। रीज़न क्या है, उसके अंदर सेक्शन G मौजूद नहीं है क्योंकि सेक्शन D और सेक्शन E जो है वो आपस में मर्ज हुए हैं। बजटिंग यानी प्लानिंग एंड कंट्रोल, मैंने इन दोनों को अलग अलग रखा है और हम कवर भी इंशाल्लाह इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग ही करेंगे। वैसे वो कवर तो अलग अलग होता है लेकिन उन्होंने जो एग्जाम एरिया है उसके अंदर इसको एक साथ सिलेबस एरिया के अंदर एक साथ रखा हुआ है। मेन चैप्टर्स को आप लोग अपने पास कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद फिर नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं जो हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस थे, हम देखते हैं बेसिकली उसके अंदर स्पेसिफिक चैप्टर्स कौन से। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन A जो है और सेक्शन G जो आपके पास है वो तो एक स्पेसिफिक चैप्टर ही है, तो उसके सब चैप्टर्स की ज़रूरत नहीं है, यानी सब एरियाज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक की बात करूँ जो मेरे पास था सेक्शन B, तो उसमें आएगा आपके पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो आप पहले देख के आ चुके हैं, टारगेट कॉस्टिंग आएगा जो थोड़ा बहुत आप लोगों ने MA के पेपर के अंदर देखा है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देखेंगे। दो एरियाज बिल्कुल नए आएंगे, इन दो एरियाज के अंदर आप एक देखेंगे थ्रूपुट अकाउंटिंग को और एक देखेंगे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। ये बात याद रखिएगा, जब हम टारगेट कॉस्टिंग की तरफ मूव करेंगे तो पहले हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को देखेंगे, जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ मूव करेंगे तो पहले हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को देखेंगे, जब हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की तरफ मूव करेंगे तो पहले हम प्रॉफिट बेस्ड अकाउंटिंग टेक्निक देखेंगे, जब हम थ्रूपुट अकाउंटिंग की तरफ मूव करेंगे तो उससे पहले हमें सिंगल लिमिटिंग फैक्टर देखना होगा ताकि उसे लिंक करना, उसे समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये आपके पास सेक्शन B। मैंने क्या कहा है कि ये OTQ के अंदर एग्जामिन हो सकता है, ये केस बेस्ड OTQ के अंदर एग्जामिन हो सकता है,
ये CRQ के अंदर अगर एग्जामिन होता भी है तो इसकी 2 से 3 मार्क्स से ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट एरिया आता है डिसीजन मेकिंग टेक्निक। इसमें आपके पास रेलेवेंट कॉस्टिंग है। जो लोग MA2 देख के आ चुके हैं उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा, बाकी लोग इंशाल्लाह बिल्कुल इनिशियल स्टेज से इसको देखेंगे। CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये भी वो स्टूडेंट जो MA2 का पेपर देख के आ चुके हैं उनको आइडिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये 3 चैप्टर बिल्कुल नए हैं। सिंगल ये आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है और लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके अलावा प्राइसिंग डिसीजन और डीलिंग विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये हर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया एरिया है, इसका पुराने किसी एरिया के साथ लिंकेज नहीं है। तो ये आपके पास जो दूसरा सेक्शन आ जाएगा ये आ जाएगा सेक्शन सी, जो अभी हमने पहले कवर किया था। सेक्शन सी के बाद आप आएंगे बजटिंग की तरफ, सेक्शन डी की तरफ, जिसमें आप बजटरी सिस्टम्स को देखेंगे, इंक्रीमेंटल बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग वगैरह, बिहेवियर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, बियॉन्ड बजटिंग का एरिया, और बिल्कुल आखिर में क्वालिटेटिव एनालिसिस इन बजटिंग, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी इसकी कैलकुलेशंस वगैरह। इसके अंदर फ्लेक्स बजट्स वगैरह आएंगे, उसकी कैलकुलेशन आएगी। लर्निंग कर्व का एक एरिया वो आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे। उसके अलावा एक एरिया है, अब तो एक नया एरिया बेसिकली आपके पास रेगुलेशन एनालिसिस भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया, वो भी यहाँ पे आप लोगों को इंशाल्लाह देखना। इस एरिया को अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करिएगा। उसके बाद फिर हमारे पास 2 सेक्शन बच जाते हैं, एक सेक्शन F और एक सेक्शन G, और एम्प्लॉयबिलिटी हमने अलग से देखा। तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया, जो हमारे पास सेक्शन E है बेसिकली, सही है, जो हमने मार्क किया था वो सेक्शन E बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास मटेरियल के वेरिएंस आएंगे, लेकिन वेरिएंस आपको थोड़े से डिफरेंट नजर आ रहे होंगे। आप लोगों ने देखे मटेरियल यूजेज, मटेरियल प्राइस, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेकिन ये वेरिएंस उसके मुकाबले में डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सही है, जो आप लोगों ने पहले नहीं देखा। और वही मटेरियल के अंदर लेबर मिक्स और लेबर यील्ड भी देखेंगे, सही। उसके अलावा सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस आपने देखना, सही है, ये वेरिएंस उसके मुकाबले में चेंज है, इंशाल्लाह इसको कवर अप भी करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस जो है वो आप लोग देखेंगे, ये भी आप लोगों ने पहले नहीं देखा। उसके बाद फिर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे जो वेरिएंसेस आ रहे हैं वो आ तो रहे हैं एडवांस, लेकिन बेसिक वेरिएंस भी एग्जामिन हो सकते हैं। हम हल्का फुल्का बेसिक वेरिएंस को देखेंगे, क्यों, ताकि हम सब एक ही स्पेसिफिक फार्मूला के ऊपर आ जाए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ना फार्मूलाज को अप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे पहले हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाएंगे जो कि आप लोग यूज़ करेंगे, फिर उसी फार्मूला को हम मटेरियल मिक्स, यील्ड के अंदर, प्लानिंग और ऑपरेशनल के अंदर यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करेंगे वो इंशाल्लाह जब इस एरिया को देखेंगे वहाँ पे जाके बात करेंगे। उसके बाद बिल्कुल आखिर में सेक्शन F जो आपके पास है, जो कि हाईली प्रोबेबल है कि आपके पास एक CRQ इस स्पेसिफिक एरिया से बनेगा, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एरिया। अगर मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूंगा तो उसमें पहला एरिया ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, यानी IT से रिलेटेड। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स है, डिविजनल परफॉर्मेंस और आपके पास ट्रांसफर प्राइसिंग है। डिविजनल परफॉर्मेंस जैसे उसके अंदर आपने पहले कैलकुलेट किया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेजिजुअल इनकम। परफॉर्मेंस एनालिसिस इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एरिया, ये थियोरेटिकल एरिया, इसको देखेंगे। और एक्सटर्नल कंसिडरेशन देखा जाए तो इस पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी आएंगे जो आपके रेशियोज थे, और उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी आएंगे। इसके अंदर थियोरेटिकल एरिया भी अच्छा खासा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमने एनालिसिस करना होता है, तो फिर एनालिसिस करने के बाद, न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के बाद हमने उसको थ्योरी के अंदर बेसिकली एनालाइज करना, थ्योरी के अंदर बेसिकली उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बना के देनी होती है, या उसको डिस्कस करना होता है, या कुछ पॉसिबल एरियाज जो है वो हमने सजेस्ट करने होते हैं, तो उस वक्त पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर जाके जो है वो कोर्स की आउटलाइन अपनी जगह पे कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं कि हमारा पेपर किस तरह एग्जामिन होगा और हम पेपर को किस तरह देखेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली F5 का, ये स्पेसिफिक एग्जाम आप लोगों के सामने मैंने रखा है, सही, इसको आप लोगों ने देखना है। अगर हम इसकी तरफ मूव करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसके अलावा हमारे पास केस बेस्ड ODQ किस तरह के आ सकते हैं, और बिल्कुल आखिर में CRQ का क्या सिनेरियो होगा। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा सेक्शन A आपके पास आएगा। इसमें सारे के सारे 15 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। इससे में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे कंपलसरी होंगे।
इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एक आपके पास पहला OTQ है जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर बना है। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो आपको आइडिया होगा ये बेस कर रहा है किसके ऊपर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर बेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोगों को आइडिया होगा क्वेश्चन नंबर 15 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे OTQs होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास, आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया। ये बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है पहले से। ये एरिया बेसिकली इस तरह भी आ सकता है। हमने कहा था ना कि बेसिकली हमारे पास डेटा एंट्री क्वेश्चन यानी एक बॉक्स बना हुआ और बॉक्स के अंदर हमने अमाउंट क्या करनी है, पुट करनी है। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। आप लोगों का आइडिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 तक सिनारियो इसी तरह चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन के साइज को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा एक A4 साइज के पेपर के ऊपर अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब है क्वेश्चन के अंदर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, तो आप देखिए हाफ पेज के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, आपके पास एक पेज के अंदर अराउंड तकरीबन कोई 2 के करीब क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ये क्वेश्चन बेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया और बिल्कुल आखिर में आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सेक्शन A था, आपको आइडिया होगा। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो होगा सेक्शन B। देखिएगा, अगर मैं सेक्शन B की बात करता हूँ तो सेक्शन B के अंदर जो आपके पास ऑल 15 क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड मस्ट बी अटेम्प्टेड। इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको पता है 3 अलग अलग केस है। पहला केस आप लोग देखें, पहला केस आपके पास बेस कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ये आपके पास स्पेसिफिक डेटा है और इस डेटा के ऊपर आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। आपने एनुअल कैपेसिटी ऑफ द बॉटलनेक एक्टिविटी निकालना है, सही है। आपने जो है वो बेसिकली थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके अलावा जो है वो ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कुड सैलून बी यूज टू इम्प्रूव द TPR को किस तरह इम्प्रूव करेंगे। बॉटलनेक के बारे में एक छोटा सा एरिया गिवन है और कंस्ट्रेंट एरिया के बारे में आपको आइडिया नहीं है ना, रिक्वायरमेंट के बारे में आइडिया, बिल्कुल नया एरिया आप लोगों के लिए। तो ये बात याद रखिएगा, पहला OTQ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। दूसरे OTQ की तरफ मूव करते हैं। सेकंड OTQ आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो आ गया आपके पास, इससे नीचे एक क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, ये लर्निंग कर्व से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, लर्निंग विच अकर्ड, लर्निंग रेट। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, क्वेश्चन नंबर 24 और बिल्कुल आखिर में क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तकरीबन 15 OTQs कंप्लीट हो गए और 2 जो है वो केस बेस OTQs कंप्लीट हो गए। उसमें क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा, अगला जो केस होगा वो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 के ऊपर बेस करेगा। ये क्वेश्चन रेलेवेंट कॉस्टिंग का था। इसकी मल्टीपल अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 20 ऊपर इसका केस है, फिर क्वेश्चन नंबर 26, 27, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। तो ये बात याद रखिएगा, 3 हमारे पास यहाँ पे केस बेस OTQs कंप्लीट हो गए और आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस को देख लिया। इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्क्रैच पैड के ऊपर या पेपर के ऊपर। आप इसे क्या कर सकते हैं, अगर आपको जो है वो लूज शीट्स मिल जाती हैं, आप बेसिकली उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पेपर के ऊपर सॉल्व करेंगे, उसके आंसर को टिक करेंगे कंप्यूटराइज वे के अंदर, जैसे MA के पेपर वगैरह के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी किया है, MA और FA के पेपर के अंदर। लेकिन जब बात आएगी क्वेश्चन नंबर 31 की, तो ये बात याद रखिएगा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का केस आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे 2 बातें, एक तो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और अराउंड तकरीबन 4, 5, 2 और 5 टोटल देखा जाए तो 6 और 5 11 मार्क्स की आपके पास जो है वो है कैलकुलेशन और 9 मार्क्स की आपके पास थ्योरी। अब अगर क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर बना हुआ है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या होगा, ये बात याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स जो है वो बेसिकली सॉल्व होंगे स्प्रेडशीट के ऊपर। जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसकी स्प्रेडशीट के ऊपर ही प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये जो थियोरेटिकल एरिया है ये बेसिकली आप नोटपैड के ऊपर या वर्ड जैसी एक छोटी सी एप्लीकेशन है, MS वर्ड जैसी एक छोटी सी एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आप उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त मैं आपको वो सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा जो कि ACC ने हमें अलाउ किया हुआ यूज़ करने के लिए, मतलब कि
आपके पास जो है वो एक वर्क स्पेस दिया हुआ है इससे ना, उस वर्क स्पेस को ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि पेपर के अंदर भी हमने वर्क स्पेस को यूज़ करना है। हम उसके लिए एक्सेल और वर्ड वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, वही एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जो एप्लीकेशन एसीसी की तरफ से गिवन है। तो यहाँ पे आके एक्सेल का यानी स्प्रेडशीट का और वर्ड का यूजेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन आखिर के 40 मार्क्स के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, पूरा का पूरा पेपर जो है वो एक्सेल के ऊपर बेस नहीं कर रहा, बल्कि जो आखिर के 2 क्वेश्चन है 40% आपका सिलेबस एरिया है, उसमें से अगर हम 40% में से 40% में से आधा यानी 20 मार्क्स जो है वो न्यूमेरिकल और 20 मार्क्स जो है वो थियोरेटिकल एग्ज्यूम कर लें, तो दोनों में जो है एक जगह पे आप थ्योरी को देखेंगे वर्ड के अंदर और एक जगह पे आप न्यूमेरिकल को देखेंगे स्प्रेडशीट के अंदर। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने बात की थी कि एक क्वेश्चन लाजमी तौर पर रिलेट करेगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट से, और वाकई में ऐसा ही है। ये टेक्चर इंटरनेशनल पार्क का जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन के अंदर आपने असेस करनी है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टीआईपी कंपनी की, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, और क्वेश्चन जो है यहाँ पे असेस करनी है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो आपने 14 मार्क्स के ऊपर इस एरिया को सॉल्व करना है। एप्लीकेशन साथ में आपको गिवन होगी, न्यूमेरिकल होगा तो वर्ड का एरिया गिवन होगा, और स्प्रेडशीट का एरिया गिवन होगा, थ्योरेटिकल एरिया होगा तो वर्ड का एरिया गिवन होगा, और उसी के ऊपर आप टाइप करके या एक्सेल की कैलकुलेशन परफॉर्म करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात भी यहाँ पे वाकई में वो बात प्रूव भी हो गई कि एक क्वेश्चन जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेट कर रहा है। और आप अगर 7 से 8 साल की पुरानी हिस्ट्री देखें तो एक क्वेश्चन ऐसा ही होता है जो कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर बेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके हमारा इंट्रोडक्शन सेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो अपने चैप्टर्स वगैरह को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी।